हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों का टॉर्क के बारे में सेकंड लेक्चर होगा। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टॉर्क का डिफिनीशन क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है और एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल टॉर्क के बेसिस पर। बिफोर आई गो अहेड, मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ टॉर्क के बारे में ही कि टॉर्क का डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या है। देखो, सिंपल शब्दों में आप टॉर्क को समझ लीजिए कि जहां पर भी घुमाने की बात आएगी, घुमाने मतलब समझ रहे हो ना। यस रॉबिन, गुड मॉर्निंग। जहां पर भी आपको रोटेट करने वाली बात आएगी, टर्न करने का बात आएगी, वहां पर टॉर्क लगेगा। सिंपल सी बात है। अगर चक्का रोटेट कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई उस पर टॉर्क लगा रहा है। याद करिए, लीनियर मोशन में हम लोग बात करते थे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंजेज आएगा तो वहां पर फोर्स लगेगा, है ना। रोटेशन में सेम कंसेप्ट है यहां पर कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के रोटेशनल मोशन में चेंज आएगा तो टॉर्क लगेगा। रोटेशनल मोशन में चेंज का मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और वो रोटेट होने लगा, इसका मतलब एकमात्र उसका कारण था वो है टॉर्क, है ना। एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली रोटेशनल मोशन में है, जैसे अर्थ। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, उसके रोटेशनल मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। आप इसको कंपेयर कर सकते हो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से, जहां पर हम लोग एक फोर्स लगाते थे, लीनियर मोशन, लीनियर वेलोसिटी में उसका चेंजेस आता था, उसके पीछे का कारण था फोर्स। अगर रोटेशनल वेलोसिटी, रोटेशनल मोशन में कोई चेंजेस आ रहा है तो उसके पीछे का कारण होगा टॉर्क। अब हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जहां पर हम लोग रोटेशन कराते हैं, जैसे दरवाजे का खोलना, है ना। नट बोल्ट खोलने के लिए हम लोग रिंच का इस्तेमाल करते हैं, पन्ना जिसको बोलते हो। वहां पर भी हम लोग क्या लगेगा, टॉर्क। सिंपल, गाड़ी जब हम लोग ड्राइव करते हैं, जो हमारा स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग पे भी हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क लगाते हैं, तब जाकर के वो क्या होता है, रोटेट करता है ना। अच्छा, कभी कभी देखा होगा कि जो ट्रक का स्टीयरिंग होता है उसका डायमीटर बड़ा होता है, कार का स्टीयरिंग का डायमीटर छोटा होता है, टेम्पू का स्टीयरिंग का डायमीटर छोटा होता है। क्यों? क्योंकि टॉर्क का वेट ज्यादा होता है, इसके वजह से नॉर्मल फोर्स बढ़ जाएगा। नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब उस चक्का को रोटेट कराने के लिए, व्हील को रोटेट कराने के लिए हमें ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। अब इंसान की कैपेसिटी फिक्स है, हम लोग एक मैक्सिमम लिमिट तक फोर्स लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, अगर हमारा व्हील स्टीयरिंग कुछ इस तरह से डिजाइन हो कि हमको जान लगाना पड़ जाए उसको घुमाने के लिए, फिर तो ड्राइवर तो धक्का मारेगा ही ना। तो अपने को व्हील डिजाइन इस तरह से करना है कि आप कंफर्टेबली उसको रोटेट करा सके, इसलिए ट्रक का स्टीयरिंग का डायमीटर बड़ा होता है। लेट्स सी अ वीडियो। हम लोग देखते हैं कुछ कॉमन लाइफ में टॉर्क से रिलेटेड कुछ जनरल कंसेप्ट जो होता है या जनरल जो भी है। यू कैन सी हियर वीडियो। हो दिख रहा है आप सबको? वीडियो दिख रहा है ना? ओके, ग्रेट। सी, यहां पर आप देखिए, ये एक दरवाजा है, इस दरवाजा को ओपन करना है, करेक्ट। ये जो एक्सिस होगा, ये जो एक्सिस होगा यहां से यहां तक का, ये जो लाइन है ये वाला, ये क्या है, दरवाजे का एक्सिस है ना। इसी एक्सिस के अबाउट ये दरवाजा ओपन होगा, इसी एक्सिस के अबाउट ये दरवाजा क्या होगा, ओपन होगा। अब दरवाजा को ओपन करना है तो अगर मैं फोर्स दरवाजे पर ऐसा लगाऊं, ऐसा फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स किससे पास होगा, एक्सिस से पास होगा। इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, ये एक्सिस। सी, अगर मैं फोर्स ऐसा लगाता हूं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, इस एक्सिस से पास होगा। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस से पास होगा तो ये रोटेशन क्रिएट नहीं करेगा। अगर आपको रोटेशन करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसा। जब आप फोर्स ऐसे लगाएंगे तब जाकर के ये रोटेट करेगा। अब ये इस डायरेक्शन में फोर्स आप
इस दरवाजे पर कहीं भी लगा सकते हो, हम यहाँ भी लगा सकते हैं, है ना, हम यहाँ भी लगा सकते हैं, हम इस कॉर्नर पे भी लगा सकते हैं। नाउ आप खुद से खुद को क्वेश्चन पूछिए कि आपको दरवाजा ओपन करना है तो इजी कहाँ होगा, किस पोजीशन पर आपके लिए इजी होगा फोर्स लगाना। क्या आप यहां से दरवाजा को इजीली ओपन कर लेंगे, क्या आप दरवाजा को ओपन यहां पर फोर्स लगा के करेंगे, या थर्ड पोजीशन पर फोर्स लगाएंगे? व्हाट विल बी योर आंसर? ऑब्वियसली 3। वाई? द रीजन इज वेरी सिंपल कि यह आप जो फोर्स लगा रहे हो, जो आपका इफोर्ट है, इन तीनों में सेम है। यहां पर भी एफ फोर्स लगाया, यहां पर भी एफ फोर्स लगाया, और यहां पर भी आपने एफ फोर्स लगाया। फोर्स तो आपने सेम लगाया, बस इस दरवाजे को ओपन कौन करेगा? टॉर्क। और टॉर्क इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, या एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला, या तो फोर्स परपेंडिकुलर हो आर के, आर बोले तो पोजीशन वेक्टर के, या आर परपेंडिकुलर हो एफ का। बात एक ही हो गया। अगर रेडियस परपेंडिकुलर हो गया तो फोर्स ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर होगा, और फोर्स परपेंडिकुलर हो गया तो रेडियस ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर हो गया। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है एक आर वेक्टर और ये है एफ वेक्टर, अगर ये आर वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों सेंस तो ऑटोमेटिक बनता है ना कि या तो आर एफ के परपेंडिकुलर होगा या एफ आर के परपेंडिकुलर होगा। बात तो एक ही हो गया। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कैलकुलेट किसको करना है, फोर्स को परपेंडिकुलर बनाए कि रेडियस को परपेंडिकुलर बनाए। खैर उस पर हम लोग बाद में बात करते हैं। फिलहाल इस कंडीशन में हम लोग बात करते हैं कि तीनों ही केस में हमारे लिए फोर्स क्या है? कांस्टेंट। सो जिसका रेडियस ज्यादा होगा, जिसका पोजीशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन ज्यादा होगा, उसका टॉर्क ज्यादा होगा। खुशी नहीं, फोर्स और टॉर्क दोनों सेम नहीं है, आप कंपेयर कर सकते हो। टॉर्क क्या है? फोर्स का एक रोटेशनल इफेक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? टॉर्क प्रोड्यूस किसके वजह से होता है? फोर्स के वजह से होता है ना। यू कैन सी हियर फॉर्मूला में आप देखिए ना कि क्या ये फोर्स और टॉर्क दोनों सेम है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। हाउ कैन वी से दैट कि से फोर्स और टॉर्क एक ही है? नो, टॉर्क फोर्स का एक इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? रोटेशनल इफेक्ट है। किसी भी फोर्स के वजह से अगर रोटेशन क्रिएट होता है तो उसको हम लोग टॉर्क कहेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ इस प्रॉब्लम पर आता है। यहां पर फोर्स सेम लग रहा था, अब 1 2 3 पॉइंट में एक्सिस से, ये रहा मेरा एक्सिस, और इस एक्सिस से जो आपका दूरी होगा, ये जो डिस्टेंस होगा आर, यहां से पहले वाले के लिए ये होगा, है ना, दूसरे वाले के लिए ये होगा, और तीसरे वाले के लिए इतना होगा। सो ऑब्वियसली थर्ड वाले का जो पोजीशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन है कहां से? फ्रॉम एक्सिस। याद रखिएगा, फ्रॉम एक्सिस। ये ज्यादा है तो इसका टॉर्क क्या होगा? ज्यादा। दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल, दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल वी कैन से दैट। ये हमारे डेली लाइफ में होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये एक टॉर्क का एग्जाम्पल था, आगे बढ़ते हैं। अगेन ये भाई साहब है, देखिए अगेन आपको इस नॉब को ओपन करना था, है ना। दरवाजा को अगर ओपन करना है तो इस नॉब को आपको ओपन करना पड़ेगा। क्या होगा अगर ये नॉब एक नीडल के जैसा होता? तो जस्ट इमेजिन करिए कि ये नॉब इतना बड़ा नहीं होता, ये नॉब कुछ आपको ऐसा एक सिंपल एक रॉड बना करके छोड़ दिया जाता। जस्ट इमेजिन करिए ये नॉब कुछ ऐसा होता, सिंपल स्ट्रेट लाइन, है ना। लास्ट में इसको सर्कुलर इंड दिया जाता है ना, सर्कुलर इंड ना होकर के ऐसा नट जैसा होता, सिंपल। अगर इसका रेडियस छोटा होता तो क्या आप रोटेट करा पाते? आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता। जबकि हम लोग यहीं पर इंड में क्या करते हैं, एक ऐसा सर्कुलर
आप कह सकते हो कि यहाँ पर हम लोग एक सर्कुलर ऐसा नॉब प्रोवाइड कर देते हैं इसको, सो डैट कि जब भी आप फोर्स लगाएं तो ये अपने सेंटर से रोटेट कर जाए, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाए। हम लोग क्या किए, इसका रेडियस इंक्रीज कर दिए सो डैट कि टॉर्क ज्यादा लगेगा, तो आपको वो नॉब ओपन करने में इजी आएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक दूसरा टॉर्क है। दूसरा टॉर्क क्या है, मैंने ये जो दरवाजा है ना, दरवाजा को ऊपर से देखा जा रहा है। यू कैन सी ये एक तरह से डोर ही है, ये डोर ही है। डोर को अगर आप ऊपर से देखोगे, ऊपर से छत के ऊपर से, तो देखो ये दीवार दिखेगा, ये रहा दीवार और ये है दरवाजा, दोनों साइड में हैंडल लगा हुआ है। अब आप देखिए कि आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो। यू आर अप्लाइंग फोर्स हियर एंड इट कॉजेस टॉर्क, दिस इज द हिंज पॉइंट। ये एक क्या है, हिंज पॉइंट है, और आपने इस दरवाजे को ओपन किया है, तो इस फोर्स का ये रोटेशनल इफेक्ट है। नाउ होल्ड फॉर अ मोमेंट, आप देखिए यहां पर कल जो डायरेक्शन वाली बात हो रही थी, ये रहा पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर और ये रहा एफ वेक्टर। आप इसका डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर के तरफ फिंगर करिए ऐसा, फोर फिंगर, और कर्ल करिए किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में, देन थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वो किधर होगा, वो होगा इनसाइड, अंदर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, अंदर के तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नाउ वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। किसी को डाउट होगा प्लीज रेज योर हैंड, हम लोग बात कर सकते हैं। ये हमारे पास रिंच है, पन्ना है ना। जितना बड़ा रिंच, मतलब जितना बड़ा नट को खोलना होगा रिंच से, वो रिंच का लेंथ उतना ही बड़ा होता है। उसको लेंथ को हम लोग बड़ा क्यों रखते हैं, जस्ट इमेजिन करिए, जस्ट सी दिस वीडियो। जा भागी गया। Torque causes rotational motion of that object about one or more axes that pass through its center of mass. सी ये एक पॉइंट Q है, ये A है, A पर फोर्स लग रहा है। वेट फॉर दिस मोमेंट। कल का जो हम लोगों ने वीडियो, कल जो मैंने आपको बताया था उसी चीज को मैं फिर से बता देता हूं कि यहाँ पर ये जो Q पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट हमें क्या निकालना है, टॉर्क। और ये ए पॉइंट है जहां पर फोर्स लग रहा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये वो पॉइंट है जहां पर फोर्स लग रहा है। अगर अगर मैं इस फोर्स को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, दिस विल बी कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस लाइन को हम लोग कहेंगे, दिस लाइन विल बी टर्म्ड एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। अब ये जो आर वेक्टर है, ये जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वो पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो यहां से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच का ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द वीडियो, 3D व्यू देखते हैं इसका, कैसे डायरेक्शन निकाला है टॉर्क का। See how it will find the direction of torque. Forefinger along the direction of R vector and it will curl towards the direction of force.
it will curl towards the direction of force, then thumb will shows the direction of torque. I hope this video is very clear to you. इसने आपको टॉर्क को एक क्लियर व्यू दिया होगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये एक क्वेश्चन करेंगे आप लोगों से, देखिए ये ध्यान दीजिएगा। एक वॉल है जहां पर एक ऐसा डंडा है जो कि रेस्ट में है, तो क्या होगा इसके अबाउट टॉर्क, विल टॉक अबाउट दैट। तो अब ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है। मेरे हिसाब से कि मैंने आपको एक विजुअलाइजेशन दिया कि टॉर्क क्या होता है, डेली लाइफ में इसका यूजेज क्या है। क्या आप लोगों को अभी भी टॉर्क में कोई डाउट है? क्या हम लोग क्वेश्चन पर आगे बढ़े? टॉर्क का मतलब है जहां भी घूमेगा, जहां भी रोटेशन आएगा वहां पर टॉर्क आएगा। टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा फंडा है। आप दिमाग में इमेजिन करिए कि उस फोर्स के वजह से रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, फिर ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, है ना। डायरेक्शन में रॉबिन अभी भी दिक्कत है। जहां मास ज्यादा होगा वहां टॉर्क ज्यादा होगा। बेसिकली देखिए वहां पर टॉर्क ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, ऐसा आप कहिए तो दैट विल बी द मोर सुटेबल फॉर दिस वर्ड। या कह सकते हो कि जहां पर जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसको घुमाने के लिए टॉर्क ज्यादा जरूरत पड़ेगा। यस, वी कैन से दैट। ठीक है रॉबिन्स, अब जितना भी एग्जांपल करेंगे सब में डायरेक्शन सॉल्व करेंगे, शायद धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल करते हैं और। सो फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर है। एग्जांपल नंबर 3, लास्ट क्लास में हम लोग एग्जांपल नंबर 2 कर लिए थे, एग्जांपल नंबर 3 अभी कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास एक सी सॉ है, सी सॉ है ना, और सी सॉ के ऊपर, सी सॉ मतलब जानते हो ना, जहां पर बच्चा लोग ऐसा रोटेट करता है इस एक्सिस के अबाउट, दिस इज द हिंज पॉइंट। मान लीजिए कि आपने एक ब्लॉक रख दिया इसके ऊपर, मैं किससे लिख रहा हूं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे लिखना है इससे। ओके, so just let me draw a seesaw like this one. This is a seesaw, और इसको हमने मिडल से हिंज कर दिया। दिस इज हिंज्ड अबाउट दिस पॉइंट। सो ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है। अब एक ब्लॉक लेते हैं और इस ब्लॉक को, या कह सकते हैं कि मैं यहां पर एक फोर्स लगा देता हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मान लीजिए कि ये फोर्स हो गया 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का। ठीक है, सो अगर इस रॉड का लेंथ है, टोटल लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, 20 मीटर, then find torque about midpoint. Yeah, find torque about hinge point. बहुत ही आसान है, आंसर बताइए जल्दी से। हिंज पॉइंट ये है मिड पॉइंट। यस अमन, करेक्ट, मिड पॉइंट। रुकनुद्दीन वेरी गुड, 200। सबका आंसर आना चाहिए क्विक, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। गुड। सो क्वेश्चन बहुत इजी है। 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट। वेरी गुड रॉबिन।
अगर ये हमारा हिंज पॉइंट है, टोटल लेंथ है 20 मीटर, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी अप्रोक्सीमेट 10 मीटर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी 10 मीटर। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये आर इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये 10 मीटर हो जाएगा। ये फोर्स जिस पर एक्ट कर रहा है आर वेक्टर के ये परपेंडिकुलर होगा। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू 20 इंटू 10। यस, ग्रेट। नाउ रॉबिन, आप मुझे बताइए कि हम लोग इसका जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आपको आइडिया लग रहा है? देखो ये रहा हिंज पॉइंट। यस रॉबिन, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, जस्ट मिनट। हाँ बोलो। बोले सर कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे इसमें? देखो ये थोड़ा हिंज समझा पॉइंट नहीं है, रहा था। ये हिंज पॉइंट है, यस सर। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां पर है, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे की तरफ। मतलब फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, ऐसा। यस सर। जो हमारा रेडियस वेक्टर होगा इस हिंज पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तरफ होगा। मतलब यहां से आप एक एरो ड्रॉ करेंगे किधर? जिस जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उधर की तरफ। हाँ, आप अपने 4 फिंगर जो ये चारों उंगली है इनको करिए किस डायरेक्शन में? आर वेक्टर की तरफ कर सकते हो। यस सर। ओके, और इसको फोल्ड करिए किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की ऊपर? नीचे नीचे। तो फोल्ड करेंगे किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ। नीचे। थंब का डायरेक्शन क्या है? इनटू द प्लेन। यस सर। तो यहां पर जो फोर्स का जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? इनसाइड द प्लेन, अंदर के तरफ। अंदर के तरफ यही आ रहा है ना? सॉरी, बाहर के तरफ आ रहा है, सर बाहर की तरफ आ रहा है। मुझे वो हो, मैं अपने वीडियो में देख रहा था। ये देखिए आर वेक्टर फोर्स की तरफ फोल्ड किया और टॉर्क आ गया मेरे तरफ, आउटसाइड द प्लेन। सॉरी सॉरी, दिस विल बी आउटसाइड द प्लेन। क्या ये समझ में आया रॉबिन? सर थंब को फोर्स मान के चलेंगे। थंब इज टॉर्क। थंब क्या है? टॉर्क है। अगर आप इसका 3D व्यू देखेंगे तो 3D व्यू हम इसका ऐसा बना सकते हैं। देखो ये रहा आर वेक्टर, ठीक है, और 3D व्यू बनाना है। ये रहा आर वेक्टर, ये रहा कुछ आर वेक्टर, और जहां इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये नीचे की तरफ है। ठीक है, सो ये आर वेक्टर की तरफ आप क्या करेंगे? ये आर वेक्टर की तरफ आप करेंगे फिंगर, फिंगर फोल्ड। इसको किधर करेंगे? टुवर्ड्स फोर्स, नीचे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ये करेंगे, फोल्ड करेंगे। सो थंब का डायरेक्शन किधर होगा? आउटसाइड द प्लेन। मतलब ये इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, वो भी कुछ इस डायरेक्शन में ऐसा आएगा। टॉर्क, टॉर्क का डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ आ जाएगा। आ रहा है क्या? आप करके देखिए। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो ये किधर आया? बाहर की तरफ। क्लियर हो रहा है थोड़ा कुछ? ये नो वाला समझ सर। में आया? सर ये नहीं समझ रहे है? डायरेक्शन वाला। ये 4 फिंगर का डायरेक्शन है भाई। ये वाला डायरेक्शन 4 फिंगर का है। आप नीचे की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब आपका किधर आ रहा है? खुद से करो ना, ऐसे हवा में मत समझो, करके देखो। आप इस इमेज को आप अपने थंब के साथ मैच करके देखिए कि क्या थंब के पैरेलल ये डायरेक्शन दिख रहा है? यस सर। कुछ क्लियर हुआ?
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर देखेंगे उसमें भी। ठीक। यस, टी फॉर थंब, टी फॉर टॉर्क। अरे इसमें इतना भी लॉजिक लगाने वाला नहीं है, एक ही तो थंब है भाई, 4 फिंगर तो एक डायरेक्शन में, तो बचा क्या, थंब। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टॉर्क ड्यू टू, एक हेडिंग ही है, टॉर्क ड्यू टू टॉर्क ड्यू टू वेरियस फोर्सेस, ड्यू टू वेरियस फोर्सेस। अगर बहुत सारा फोर्स एक साथ में लग रहा होगा तो टॉर्क को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। याद रखिए, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सारे टॉर्क की वजह से आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए, लेट से कि आपके पास एक रॉड है, और ये रॉड, आपके पास एक रॉड है कुछ इस तरह का, ठीक है, और आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया इस कॉर्नर पर, अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन, अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन। लेट से कि ये 20 एफ फोर्स है। मान लीजिए कि ये एफ फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर इसका टोटल लेंथ एम है, एल है, टोटल लेंथ है एल, और इसका मास है कैपिटल एम, और ये रहा इसका हिंज पॉइंट, इसके अबाउट ये क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। सो इसका खुद का mg फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहां से इसका खुद का mg फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और mg फोर्स कितने की दूरी पर लगेगा, ये l/2 के डिस्टेंस पर लगेगा। अब सब लोग यहां पर सोचिए कि ये mg फोर्स, जो mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ये इसको किस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्वियसली मेरा हिंज पॉइंट ये है, ये इसको किस डायरेक्शन में रोटेट करा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यस क्लॉकवाइज। तो हम फिंगर को कर्ल करेंगे किधर, क्लॉक डायरेक्शन में, क्लॉक के तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे। इसका टॉर्क आ जाएगा कैसा, इनसाइड द प्लेन। इसके वजह से जो टॉर्क आने वाला है, इस mg के वजह से, इसके वजह से जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा, दैट विल बी इनसाइड द प्लेन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करिए, थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अच्छा, इस फोर्स के वजह से जो रोटेशन आएगा वो कैसा आएगा, इस फोर्स की वजह से टॉर्क कैसा आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो रॉबिन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करिए, देन थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, और इस फोर्स के वजह से जो टॉर्क आएगा ये आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू प्लेन, बाहर के तरफ। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है सबको। नाउ अगर बहुत सारे फोर्सेज लगने लगे, है ना, लेट से दिस इज F1 फोर्स, दिस इज F2 फोर्स, F2 फोर्स, तो हम लोग कह सकते हैं कि नेट टॉर्क नेट टॉर्क ड्यू टू ऑल फोर्सेज, ड्यू टू ऑल फोर्सेज इज हाउ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किसमें रुकनुद्दीन किसकी बात कर रहे हो, mg की वजह से क्या।
ओके, एमजी रुकनुद्दीन देखिए नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये रॉड को इस एक्सिस के अबाउट इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। देखो ये एमजी फोर्स इसको रोटेशन कैसा प्रोवाइड करेगा, इस तरह से, तो ये क्लॉकवाइज ही तो है, और ये रोटेशन कैसा प्रोड्यूस करेगा, ऐसा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है क्या? यस। नेट टॉर्क ड्यू टू ऑल फोर्सेज इज समेशन ऑफ टॉर्क due to each force, ठीक है। सभी फोर्स के वजह से जो भी टॉर्क आ रहा है उन सब का एडिशन, समेशन। याद रखिएगा टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर mg के वजह से क्लॉकवाइज है और फोर्स के वजह से एंटी क्लॉकवाइज है, तो किसी एक को आप पॉजिटिव मान लीजिए। मान लीजिए कि आपने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो मैं लिख सकता हूं फॉर दिस एग्जांपल कि टाउ नेट टॉर्क टाउ नेट विल बी इक्वल्स टू टॉर्क ड्यू टू mg प्लस टॉर्क ड्यू टू फोर्स F। अब क्या मुझे कोई बता सकता है कि mg की वजह से टॉर्क कितना आएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क? व्हाट विल बी द टॉर्क ड्यू टू mg? क्विक, जल्दी बताइए। वेरी गुड, mg/L/2। यस आयुष, mg/L/2। सबको ये क्लियर है क्या? यस उज्जवल, mg/L/2। सो mg इज द फोर्स, ये देख रहे हैं आपको यहाँ पर mg लग रहा है, और इसका हिंज पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, L/2। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका mg। सिमिलरली आप फोर्स F के वजह से भी बताइए, mg/2। फोर्स के वजह से बताइए। जल्दी जल्दी। आयुष क्या कर रहे हो? FL/2 क्यों? अगर ये L/2 है, फोर्स लग रहा है इंड पर, टोटल लेंथ है L, तो डायरेक्ट FL होगा ना भाई, F इंटू L। यस, F इंटू L होना चाहिए। नाउ अब बात करते हैं डायरेक्शन की। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन की। अगर mg के वजह से पॉजिटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। सो इस फोर्स के वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। या वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, अगर आप इसको पॉजिटिव मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। मेरी बात समझ में आ रही है? आप यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज निगेटिव। ये समझ में आ जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? वेरी सिंपल एग्जांपल, जो भी नेट टॉर्क होगा उस पर लगने वाले सारे फोर्सेज का एडिशन ही नेट टॉर्क होता है। इस फोर्स के वजह से जितना भी टॉर्क आएगा उन सारे टॉर्क को ऐड कर दीजिए, वही हमारा नेट टॉर्क होगा विथ दियर साइन। क्या ये सबको क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विनय, समझ में आ रहा है क्या? तान्या, रॉबिन,
और डायरेक्शन ऑफ नेट टॉर्क आयुष, अब ये डिपेंड करेगा कि इसमें से कौन सा बड़ा है, mgl/2 बड़ा होगा कि fl बड़ा होगा, ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा ना। अगर नेगेटिव साइन आया तो ये नेट एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, अगर mgl/2 बड़ा आया तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। रॉबिन बोल रहा है कि fl कैसा आया। रॉबिन, ये जो फोर्स लग रहा है, देखो f कहाँ लग रहा है, इस इंड पर लग रहा है, इस इंड पर सबसे लास्ट में। हाँ विनय, आता हूं आपके भी क्वेश्चन पर आता हूं। ये जो फोर्स है ये सबसे कहाँ लग रहा है, इंड में लग रहा है। इस फोर्स से इस हिंज पॉइंट का दूरी कितना है, आप बताओ ना। इस फोर्स से इस हिंज पॉइंट का दूरी कहाँ पर है, कितना है, एल। तो फोर्स टॉर्क कितना हो जाएगा, एफ इंटू एल के बराबर नहीं होगा। व्हाट इज टॉर्क? नहीं बे उज्जवल, कोई तो छौका लगा रहा है। हाँ हो गया, हो गया। ओके विनय, आप आपके क्वेश्चन पर आते हैं। कहाँ पे माइनस किया है विनय? देखिए मैंने बोला कि ये mg फोर्स, देखो ये है, ये रॉड है, अगर मैं इसको यहां से थोड़ा सा भी मैं लूज करूं तो ये ऐसा झुक जाएगा। ये टर्न किसके वजह से हुआ, क्योंकि यहां पर इस रॉड का mg फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ, किधर लग रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इसको टर्न कराया किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं यहां पर इस इंड पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये कैसा घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब मैंने बोला कि किसी एक डायरेक्शन को विनय आप पॉजिटिव मान लीजिए, किसी एक डायरेक्शन को। इस केस में हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, ये याद रखिएगा। इस केस में हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। तो mg के वजह से जो भी टॉर्क आया ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और fl के वजह से जो भी आया वो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। जिस पॉइंट P पर फोर्स लगा वहां से रेडियस कहां तक होगा, वहां से रेडियस होगा जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है ना। इस केस में ये रॉड यहां पर हिंज है, हिंज मतलब समझ रहे हो ना, फिक्स हो गया, ये रोटेट होगा तो इसी पॉइंट के अबाउट। ऊपर को पॉजिटिव लेके बताइए ना एक बार प्लीज, ऊपर को पॉजिटिव लेकर के मतलब क्या होता है। यस अमन, गो अहेड, बोलिए। सर इस केस में टॉर्क का एक डायरेक्शन आ रहा है आउटसाइड द प्लेन और एक डायरेक्शन आ रहा है इनसाइड द प्लेन, तो आउटसाइड द प्लेन या इनसाइड द प्लेन दोनों में से किसी एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव मान के करना चाहिए था ना। देखो ये है आपका एक्चुअल मेथड, बिल्कुल आपने जो बोला है कि दैट विल बी द इनसाइड द प्लेन एंड आउटसाइड द प्लेन, लेकिन आप जो आउटसाइड द प्लेन है उसको क्या आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के टर्म्स में समझ सकते हो क्या? यस सर। ये समझने के लिए है, मेरी बात समझ ओके में आ सर। रही है। जैसे मान ओके सर। लीजिए मेरा 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 ये समझाने का मेन मकसद यही था कि अगर अगर आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आप इस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करिए, आपका डायरेक्शन किधर आ जाएगा, ऊपर की तरफ। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ थंब। अगर आपका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आप इस डायरेक्शन में कर्ल करिए, डायरेक्शन किधर आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस mg के वजह से, इस mg के वजह से जो टॉर्क आएगा वो उस टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, यस सर। है ना। इसके वजह से जो टॉर्क का डायरेक्शन हो कैसा होगा, इनसाइड द प्लेन, और इस फोर्स के वजह से टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, आउटसाइड द प्लेन। तो आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए। अगर इनसाइड द प्लेन को आप पॉजिटिव मानते हो तो आउटसाइड द प्लेन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दैट इज द ओके सर। अनदर मेथड। जिसको जैसे समझ में आए वैसे सॉल्व करिए। अब ये ओके सर। बार बार ये इनसाइड आउटसाइड प्लेन करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए बेस्ट तरीका है कि आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही पकड़ के चलिए, आसानी से क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन जाएगा। नहीं तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस वेक्टर की तरफ फिंगर, फिंगर को कर्ल करना पड़ेगा, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख के समझ में आ जाता है कि mg फोर्स नीचे की तरफ ऐसा घुमाएगा तो ये क्लॉकवाइज, और f फोर्स ऊपर की तरफ घुमाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज।
अभी भी नहीं क्लियर हुआ? रॉबिन्स एंड विनय, आप लोगों को क्लियर हुआ क्या? उज्जवल, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वहां से जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है उस पॉइंट तक रेडियस वेक्टर होगा। विनय, आगे बढ़ू क्या? सब लोग प्लीज से थम्स अप करिए, यस नो कुछ तो बोलिए। आगे बढ़ू क्या, या किसी को डाउट है? रेज योर हैंड एवरीवन। आर्यन, चमन, जिया, खुशी, माला, प्लीज से आगे बढ़ू क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं क्योंकि अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। सिमरन, तान्या, विनय, विनय अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है। ओके ओके, हाँ विनय का बोलना है कि सर बोले एंटी क्लॉकवाइज को। विनय आप अनम्यूट करके बोलिए, डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं ना, जल्दी से क्लियर हो जाएगा। फिर ऐसा मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। अनम्यूट करिए, बोलिए सर। हाँ बोलो। सर बोले एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके मानेंगे, जैसे मान लीजिए कि सेकंड केस में मैं रेड कलर को चूज करता हूँ, सेकंड केस में ये मेरा पॉजिटिव हो गया और ये मेरा निगेटिव हो गया, तो मैं इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिखूंगा। नाउ टाउ नेट विल बी इक्वल्स टू, टाउ नेट विल बी इक्वल्स टू, अब मेरा पॉजिटिव क्या है? ये वाला, तो मैं लिखूंगा एफ एल, एफ इंटू एल माइनस माइनस mgl/2। ठीक है, इससे हमारा कोई एक्सप्रेशन में चेंजेस नहीं आया है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो इनमें से बड़ा टर्म होगा, जैसे एफ एल अगर बड़ा टर्म होगा, तो अब ये नेट टाउ नेट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव हमने किसको माना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां से कैलकुलेट करता था टाउ नेट क्या आता? निगेटिव, और निगेटिव हमने किसको माना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो दोनों से मेरा सेंस ऑफ रोटेशन सेम ही आएगा आंसर। बस ये आपको एक्सप्रेशन जो है वो प्लस और माइनस हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? याद करिए, हम लोग टेंशन और एक्सेलरेशन, पुली वाला केस में एक्सेलरेशन हम लोग डायरेक्शन खुद से मान लेते थे, और जो डायरेक्शन आता था उसी को हम लोग करस्पॉन्डिंग, उसी से हिसाब से हम लोग अपना दिमाग लगा लेते थे। सर mg के कारण टॉर्क आउटसाइड द प्लेन होगा एंड f के कारण, हाँ mg के कारण इनसाइड द प्लेन होगा। बिल्कुल, mg के कारण टॉर्क आउटसाइड द प्लेन कैसे होगा? इनसाइड द प्लेन होगा ना। रुकनुद्दीन, mg क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो थंब का डायरेक्शन किधर होगा? इनसाइड द प्लेन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखो ना, ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन, और फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है जैसे ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है? आउटसाइड द प्लेन। करेक्ट करिए इसको। यस सर, समझ गए। विनय का कहना है अगर एफ एल को बड़ा क्वांटिटी माने तो डायरेक्शन किधर होगा? एफ एल बड़ा होगा तो तुम ही बताओ ना कि रोटेट एंटी क्लॉकवाइज होगा ज्यादा कि क्लॉकवाइज होगा? एफ एल बड़ा होगा तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, सिंपल है ना। चलिए एवरीवन, आई होप कि सबको क्लियर होगा। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, है ना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, ये बात ध्यान में रखिए। बहुत सारे कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होंगे, पर जो भी है आप क्वेश्चंस पूछते रहिए, डाउट पूछते रहिए। डाउट अंदर ही अंदर एक कैंसर की तरह है, धीरे धीरे ये बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, और पूरा चैप्टर खा के बैठ जाएगा चुपचाप। तो छोटा से छोटा डाउट जरूर पूछिए, डोंट हेजिटेट। अभी आपका समय है, आप पूछ सकते हैं, है ना। फिर मैं पूछूंगा तब मेरा समय आएगा, और फिर तुमको बताना होगा, फिर ना वो नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए क्वेश्चन को कुछ टेंशन नहीं, कोरोना सारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। अब ये रहा रॉड,
और इस रॉड पर हम लोग लगाते हैं फोर्स। थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, घबराना नहीं है ना। मैं इसको इस एंड के अबाउट में कर दिया फिज, मतलब ये हिंज हो गया इस पॉइंट के अबाउट। मैं यहां पर एक फोर्स लगा रहा हूं जिसका वैल्यू होगा लेट से 2 न्यूटन, ये 2 न्यूटन का है। इसका खुद का मास दिया गया है m इज इक्वल टू 3 kg। इसका टोटल लेंथ L दिया गया है, L इज इक्वल टू 2 मीटर। एंड देयर इज अ फोर्स एट इट्स मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है along this direction. This force is 10 Newton. This force is 10 Newton at angle 30 degree. At angle 30 degree. Then find, this is midpoint, huh? This is midpoint. Find, this is point O. Find tau net about point O. O पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क बताएं। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन क्लियर है क्या? वक्त लीजिए, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। जो कंसेप्ट बताया है वही कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर। नेट टॉर्क बताइए। अगर आंसर आपको बताने लायक नहीं होगा, यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी। शायद रूट वगैरह के टर्म्स में आएगा। रुकनुद्दीन का आंसर आ गया है। ओके, ग्रेट। बहुत ही फास्ट रुकनुद्दीन का आंसर आया है। 7.5। चैलेंज टू ऑल ऑफ यू। बताओ क्या? आर्यन, अमन, आयुष, रोमिंस का 5 आया है। वैभव, चमन, अमन का 21 आया, आयुष का 21 आया, तान्या, सिमरन, जिया, माला, विनय का 25 न्यूटन मीटर आया। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट। चेक करते हैं कि किसका आंसर करेक्ट है। तो ये है हमारे पास रॉड, और इस रॉड के ऊपर एक फोर्स लगा देते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में 21 आ रहा है। सर एक्सिस ओ है ना? बिल्कुल रुकनुद्दीन, एक्सिस ओ ही है। दिस इज ओ। ये पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट एक्सिस ओ है। नाउ अब इस पर एज पर क्वेश्चन इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा लेट से 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का। और ये रहा इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पर दो फोर्स लग रहेंगे। एक हिडन फोर्स है जो कि नहीं दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज mg। और एक इसके किसी एक्सिस पर लग रहा होगा, दैट फोर्स विल बी 10 न्यूटन। और ये 10 न्यूटन कितना एंगल बना रहा होगा? दैट विल बी 30 डिग्री। सो अब मैं इस फोर्स का दो कंपोनेंट ले लूंगा। एक जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा इस परपेंडिकुलर अलोंग दिस डायरेक्शन,
और एक जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी पास थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इस फोर्स का जो वैल्यू होगा दैट विल बी एफ साइन 30 डिग्री, और इस फोर्स का जो वैल्यू होगा दैट विल बी एफ कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीपल फोर्सेस आ गए। अब समझते हैं, ये रहा मेरा पॉइंट ओ, और इसी पॉइंट के अबाउट अपने को क्या निकालना है, नेट टॉर्क निकालना है। नेट टॉर्क क्या होता है, सारे फोर्सेस की वजह से जो भी टॉर्क आएंगे इन सब का समेशन। सबसे पहले इसके कैलकुलेशन को आसान करते हैं। देखो ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स एफ कॉस 30, क्या ये एक्सिस के थ्रू पास हो रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस के थ्रू पास हो रहा है, तो इसके वजह से जो टॉर्क आएगा, इसके वजह से जो टॉर्क आएगा दैट विल बी 0। पहला कैलकुलेशन खत्म। अब हमारे पास बचे 1, 2 और 3, 3 फोर्स। इनका वैल्यू पता कर लेते हैं। एफ साइन 30 का मतलब कितना हो जाएगा, एफ का वैल्यू है 10 और साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, बोले तो 5 न्यूटन। ये फोर्स का वैल्यू हो गया 5 न्यूटन। यहां पर जो mg होगा दैट मास, टोटल मास आपको दिया गया है कितना, 3 kg, मतलब m का वैल्यू दिया गया है 3 kg, g का वैल्यू है 10, तो दैट विल बी 30 न्यूटन। अब सारे फोर्स का वैल्यू आ गए हमारे पास। ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट। ये L का वैल्यू है 2 मीटर। अगर ये मिड पॉइंट है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मीटर, और ये भी हो जाएगा कितना, 1 मीटर। हमें टॉर्क निकालना है इस O पॉइंट के अबाउट, सो लेट्स कैलकुलेट। पहला अगर निकालते हैं टॉर्क ड्यू टू 2 न्यूटन, 2 न्यूटन के वजह से टॉर्क कितना आ जाएगा, 2 इंटू इस हिंज पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, 1 + 1 2 मीटर, तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन क्या होगा, ये टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला है, ये टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला है, so its direction will be anti clockwise. टॉर्क ड्यू टू 30 न्यूटन, टॉर्क ड्यू टू 30 न्यूटन, ये कितना आ जाएगा, 30 गुना 1। जहां नहीं समझ में आए रेज योर हैंड, इट विल बी 30 न्यूटन मीटर। और इसके वजह से जो टॉर्क आएगा वो किधर की तरफ आ जाएगा, सी द रोटेशनल इफेक्ट, ये आ जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये घुमाएगा इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नाउ टॉर्क ड्यू टू दिस 5 न्यूटन फोर्स, ये 5 न्यूटन के वजह से जो टॉर्क आएगा दैट विल बी 5 इंटू 1, और ये आ जाएगा कितना, 5 न्यूटन, किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब किसी एक डायरेक्शन को तो पॉजिटिव मान लीजिए, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं, ईश्वर को साक्षी मान के क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो ये हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा निगेटिव। सो टाउ नेट विल बी समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क ड्यू टू ईच फोर्स। इन सब के वजह से जो टाउ नेट निकलेगा, टाउ नेट विल बी, क्या करें, सबको जोड़ देते हैं, -4 प्लस 30 न्यूटन माइनस 5, यहां से जो आंसर आया दैट इज 21 न्यूटन मीटर। याद रखिए ये पॉजिटिव साइन के साथ आया है, और पॉजिटिव साइन हमने किसको माना है, क्लॉकवाइज। सो रॉड विल रोटेट along clockwise direction, नेट टॉर्क इज इनसाइड द प्लेन। आयुष राज, अगर क्लॉकवाइज, यस बिल्कुल, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेट डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन होगा।
अच्छा, एक क्वेश्चन इसी में, अगर इसी क्वेश्चन को मैं कुछ ऐसा नाम दूं कि ये जो एक्सिस है दिस इज एक्स एक्सिस, और ये जो एक्सिस है दिस इज वाई एक्सिस, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या करने जा रहा हूं? दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और मैं आपको ऑप्शन दूं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ऑप्शन नंबर ए 21 आई कैप, 2 सॉरी बी 21 जे कैप, बी सी -21 के कैप, और डी 21 के कैप। तो क्या आप मुझे आंसर बता सकते हैं क्या होगा? रुकनुद्दीन का है डी, रॉबिन्स का है सी, सॉरी रॉबिन ए बोला है, आयुष ए बोला है, जिया बोली है बी। जिया बी तो बिल्कुल ना हो रहा है। चमन का कहना है सी। ओके, नीरज ए तो बिल्कुल ना हो रहा है, नीरज गलत है। अमन का भी कहना है सी। व्हाट्सएप तो नहीं खेल रहे हो तुम लोग? इधर क्वेश्चन पूछा, उधर व्हाट्सएप पे सब मैसेज चालू। ओके, ठीक है, ठीक है। विनय का कहना है सिमरन का कहना है डी। ओके, लेट्स डू इट। हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो इमेजिन करिए इसी क्वेश्चन को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये जो हमारा जो टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता था? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यही होता था ना? दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। इमेजिन करिए कि ये 2 न्यूटन के वजह से जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा। पहले तो आर वेक्टर को फिक्स करिए, नक्की करिए कि 2 आई कैप होगा, ये सारे केसेस में होगा, करेक्ट। और ये जो फोर्स लग रहा है, ये मैं इसको अलग से बनाता हूँ, है ना, वेक्टर फॉर्म में इसी क्वेश्चन को अलग से बनाता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। सेम क्वेश्चन देखिए, ऐसा था, ये एक रॉड था। जितने लोग तुक्का मारे हैं अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इस पॉइंट के अबाउट इसको फिक्स करिए, यहाँ पर ये इसको फिक्स कर दिया। जो फोर्स लग रहा था यहाँ पर ऊपर के तरफ, है ना। अच्छा, एक्सिस भी जरा फिक्स कर देता हूँ कि दिस डायरेक्शन इज वाई डायरेक्शन एंड दिस विल बी एक्स डायरेक्शन, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। सो ये जो फोर्स लग रहा होगा ये 2 न्यूटन का, ये वाई डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2 जे कैप। ये रहा मिड पॉइंट, और यहाँ पर mg फोर्स नीचे के तरफ लग रहा होगा, तो मैं लिखूंगा 30 जे कैप, लेकिन निगेटिव साइन के साथ। और यहाँ पर ऊपर के तरफ एक फोर्स लग रहा था 5 न्यूटन का, क्योंकि एक वाला तो 0 हो गया, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये हो गया 5 न्यूटन का, करेक्ट, और ये हो जाएगा जे कैप। इन सारे केसेज में इसका ये हो गया ओ पॉइंट, और यहां से यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर होगा फ्रॉम हियर टू हियर, दिस पोजीशन वेक्टर विल बी, ये पोजीशन वेक्टर होगा 1 आई कैप, ठीक है। और इस फोर्स का जो पोजीशन वेक्टर होगा, इस फोर्स का 2 न्यूटन का जो पोजीशन वेक्टर होगा यहां से यहां तक का, दिस पोजीशन वेक्टर विल बी 2 आई कैप, 2 आई कैप। नाउ अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। फॉर्मूला
टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये हमारा फॉर्मूला होगा। सो टाउ वेक्टर ड्यू टू 2 न्यूटन, ये आ जाएगा कितना, आर वेक्टर हमारा हो जाएगा कितना 2 आई कैप क्रॉस क्रॉस 2 जे कैप। याद करिए आई कैप और जे कैप वाला जो हम लोग डायरेक्शन थे वो कैसे फाइंड आउट करते थे, दिस वाज आई कैप जे कैप। जब भी कंफ्यूजन हो तो हमने बोला था कि इस ट्रिक को इस्तेमाल करिएगा, के कैप और ये आई कैप। सो आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव के कैप। सो इट विल गिव्स अस 4 के कैप। यस और नो? ओके, टॉर्क ड्यू टू 30 न्यूटन, दिस इज आई कैप क्रॉस minus of 30 j cap, it will give minus of 30 k cap. Similarly, torque vector due to 5 Newton, it will give I cap cross 5 j cap, that is 5 k cap. So net torque tau vector net will be equals to tau 2 Newton vector addition plus tau 30 Newton vector addition plus tau 5 Newton vector addition। तो सबको जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो इसके वजह से आ गया कितना 4 के कैप, इसके वजह से आ गया -30 के कैप, और इसके वजह से आ गया 5 के कैप। सब के सब एक ही डायरेक्शन में है, सब किधर लग रहा है, के कैप डायरेक्शन में लग रहा है। तो आपका जो नेट वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -21 के कैप। सो आंसर विल बी सी इज द राइट आंसर। ओके, गॉट इट? तो ये है वेक्टर का इस्तेमाल, वेक्टर का यूज। सेम प्रॉब्लम को हमने वेक्टर में ऐड कर दिया है। कल हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जहां पर ये जो फोर्स है ना 5 न्यूटन का फोर्स, अगर मैं इस फोर्स को इस डायरेक्शन में लगा दूं, इस डायरेक्शन में लगा दूं, है ना, मतलब के कैप डायरेक्शन में अगर मैं इस 5 न्यूटन को फोर्स लगा दूं तो इसके वजह से जो टॉर्क आएगा वो जे कैप डायरेक्शन में आएगा, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। टिल देन कीप एंजॉयिंग, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट पेज पर मैं जाता हूं, ये है नेक्स्ट पेज। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। नोट्स ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया गया है, कल वाला नोट्स, आज का भी नोट्स मैं ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो भी अपलोड हो चुका है, सो वीडियो, ये भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।